सो नेक्स्ट पॉइंट आज जो हमें सीखना है वो है एम्पियर्स लॉ और एम्पियर के लॉ के दो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो हमें सीखना है। अभी ध्यान ना इधर होना चाहिए, सो कॉन्सेंट्रेट करो। तो क्या है एम्पियर्स लॉ, करता क्या है ये, राइट, देता क्या है? सो कॉन्सेंट्रेट करना है। एम्पियर लॉ एज सच कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं देता, बट इसका एक इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है। अब तुम्हें अगर थोड़ा सा याद होगा तो अगर हाँ, लेट्स से अगर मैं गॉस लॉ की बात करूं, गॉस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है, बराबर है, बट उसकी मदद से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी, याद है क्या? तो अगर लेट्स से कि मान लो एक ये चार्ज्ड कंडक्टर है, ये चार्ज कंडक्टर है, हमें पता है इस चार्ज कंडक्टर के अराउंड सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और मुझे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए इस पॉइंट पे, है ना? तो हम लोग क्या करते थे, पॉइंट पी से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस लेते थे, वो सिमेट्री के अकॉर्डिंग डिसाइड करते थे हम लोग, ठीक है, गॉसियन सरफेस लिया और इस गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे। इस गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था ई बार डॉट डी एस बार बाई डेफिनेशन, है ना? और बाई गॉस लॉ होता था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू मतलब अंदर टोटल कितना चार्ज है, अरे है नहीं? और फिर ये प्रोसेस इससे भी निकालते थे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग इससे भी निकालते थे, इसको डेफिनेशन बोलते हैं, इसको गॉस लॉ बोलते हैं, ठीक है। और जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो, फिर यहाँ पे एक क्वांटिटी है जो आपको मिल जाती है ना, ये क्वांटिटी ई जो है वैसे भी वो कांस्टेंट है, वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा। सो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, और ये क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जिनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टडी सही है उनको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ई अगर बाहर आ जाएगा तो अंदर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कॉस थीटा, और एक क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा ई। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। तो गॉस लॉ आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड देता है क्या? वो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है, बट उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से आप लोग क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक। ऐसा ही कुछ है, एम्पियर लॉ भी आपको कुछ देता है, कोई एक स्टेटमेंट देता है, जैसे गॉस लॉ का स्टेटमेंट है मान लो, तो वैसे एम्पियर लॉ भी एक स्टेटमेंट देता है आपको, और उस स्टेटमेंट से आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। किसी भी एक पॉइंट पे किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, है ना? गॉस लॉ से किसी भी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो इनडायरेक्टली, है ना? तो वैसे ही एम्पियर के लॉ से इनडायरेक्टली किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, राइट? नहीं समझा? तो एम्पियर लॉ आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाला नहीं, राइट? जैसे गॉस लॉ भी डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड देता नहीं, आपको उसका वो डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, उसका स्टेटमेंट जो भी हो यूज करना पड़ेगा स्मार्टली, और वहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट अ पॉइंट, ठीक है? अब समझो अभी इधर ये लॉ क्या है, ठीक है? सो कॉन्सेंट्रेट करना। सपोज यहाँ पे कुछ करंट, सपोज एक वायर है जिसमें से करंट जा रहा है, लेट्स से यहाँ से एक वायर है जिसमें से करंट जा रहा है I1, दूसरी वायर है यहाँ पे उसमें से करंट जा रहा है I2, तीसरी वायर है यहाँ पे करंट जा रहा है I3, और एक और वायर ले रहा हूं मैं, करंट जा रहा है उसमें से I4। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही कुछ वायर्स रखी हुई है हमने यहाँ पे। आपको पता है कि जिस भी वायर में से करंट जाता है उस वायर के अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। यहाँ तक क्लियर है? तो इन सारी वायर्स के अराउंड क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब एम्पियर क्या बोलता है, एम्पियर बोलता है भाई एक काम कर, तू ना ये जितनी भी वायर है, राइट, उनमें से जितनी वायर तेरे को पसंद है उनके अराउंड एक क्लोज लूप ले ले। क्या ले ले? एंड क्लोज लूप का शेप आपकी मर्जी का लो। टेक्स्ट बुक में सर्कुलर दिया हुआ है, बट नॉट नेसेसरी कि वो क्या हो, अगर आपको पसंद करना है ऐसा वाला लूप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ओके? टेक्स्ट बुक में सर्कुलर दिया है इसलिए सर्कुलर ही ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ये किसी भी लूप के लिए लगता है एम्पियर लॉ। और आपको जो वायर, जितनी वायर चाहिए उतनी इंक्लोज करो। तो अगर आपको चारों को इंक्लोज करना है चारों को करो, आपको इन दोनों को इंक्लोज करना है इन दोनों को इंक्लोज करो, आपको इन दोनों को इंक्लोज करना है दोनों को करो, आपको एक को इंक्लोज करना है तो एक को इंक्लोज करो, ठीक है? सो वापस से, अब वापस
ये कुछ वायर्स ली जिनमें से क्या पास किया, करंट। करंट की डायरेक्शन आपकी मर्जी से रखो, अपवर्ड रखो, डाउनवर्ड रखो, डजंट मैटर। ओके, उनके बाद उन वायर्स के अराउंड एक लूप ले लो, दैट लूप कैन बी ऑफ एनी शेप, इट्स अप टू यू। अब एक काम करो, उस लूप को ट्रेस भी करो। अब लूप को ट्रेस करना मतलब लूप के अलोंग जाना। अब लूप के अलोंग जाने के लिए दो रास्ते, एक तो एंटी क्लॉकवाइज और अगेन वो भी मैटर नहीं करता, आपकी मर्जी जैसे तुमको जाना है। अगर तुम्हें क्लॉकवाइज जाना है तो क्लॉकवाइज जाओ, एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ, आपके पास दोनों इंडिपेंडेंस है। यहां तक क्लियर है? जो मैं बोल रहा हूं वो एम्पियर का स्टडी है, उसका रिसर्च है, वो रिसर्च मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब एक काम करो, अब आप लोग यहां पे हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वो देखो। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एट अ पॉइंट, वो जो लूप होता है उसको टेंजेंशियल होती है। एट अ पॉइंट उस लूप को कैसी होती है? तो यहां पे अगर लूप कुछ ऐसा है तो उसको टेंजेंट मान लो ऐसी आई, तो ये हुई मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, एट दिस पॉइंट, वट एवर द मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं? अगर तुम में से मुझे कोई ये पूछेगा कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो से टेंजेंट ड्रॉ कर, बात खत्म कर। अरे है नहीं? या यहां पे मुझे बोलोगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, से टेंजेंट ड्रॉ करो। बट उन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? पहले ये सोचो, इन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? अरे क्या सोच रहे हो, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड इंफिनिटी तक क्या होती है? याद नहीं है क्या? B इज इक्वल टू क्या होता था? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई R। R मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस अगर इनफाइनाइट किया तो ही मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? 0। अरे इसको इनफाइनाइट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? तो एक स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड कितने दूर तक मैग्नेटिक फील्ड होती है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी? राइट। और वो जो लूप है वहां पे, जो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसको वो कैसा रहता है? टेंजेंशियल। अभी भी नहीं समझा? ओके, अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? अब आपको एक और काम करना है। एम्पियर बोलता है एक और काम कर, ये जहां पे भी तूने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिया है उस पॉइंट पे एक छोटा सा एलिमेंट ले, लेंथ एलिमेंट ले। जब मैं लेंथ एलिमेंट बोलता हूं तो वो नैनो या पिकोमीटर में, इट्स वेरी स्मॉल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल। व्हेन वी राइट dl, इट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ। स्मॉलेस्ट, इससे कम पॉसिबल नहीं होती। dl से कोई लेंथ कम नहीं, मतलब dl से कम मतलब 0 मान लो। तो ये जो यहाँ पे ये जो लेंथ एलिमेंट है, इस लेंथ एलिमेंट का, और तुम्हें पता है उसका भी डायरेक्शन होता है dl बार। अच्छा, यहाँ पे भी लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन लिया क्या? dl बार। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लूं तो उसको टेंजेंट, और फिर वहीं पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट, और लेंथ एलिमेंट कितना है बोलो? dl बार। dl बार, और यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बोलो कितनी? b बार। राइट। तुम बोलोगे जरूरी है क्या सर वो क्या बोलते हैं dl बार और मैग्नेटिक फील्ड जो है दोनों की डायरेक्शन सेम हो? तो मैं बोलूंगा नहीं। रीजन बता दो क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को टेंजेंशियल होती है। मैग्नेटिक फील्ड B जो है, B की डायरेक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को टेंजेंशियल, और dl जो है वो जो तुमने लूप लिया उसका एक टुकड़ा होता है। तुम बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन और लूप जो है वो अलग अलग है क्या? यस, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती है और लूप तो हम चूज करते हैं। नहीं समझा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होती है? देख इधर आन दो, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एक कंडक्टर है, ठीक है, एक बेसिकली मैंने एक वायर लिया, ओके, ये वायर लिया, उस वायर में से करंट पास किया। अब इस वायर के अराउंड क्या प्रोड्यूस होने वाली है? और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसी होती, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती, ठीक है। बट जो लूप ले रहे, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, पर जो लूप लेना है उसका शेप तो हम डिसाइड करते भाई, मेरे को ऐसा लेना है, ऐसा लेना है, राइट। तो अब अगर मैं किसी भी एक पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, बिकॉज यहाँ पे टच हो रहा है सपोज, तो यहाँ पे बोलने के लिए मुझे इजी रहेगा। तो यहाँ पे मुझे लेट्स से मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो मैं इसको टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और अगर मुझे यहाँ पे लेंथ एलिमेंट चाहिए तो वो तो इसका टुकड़ा रहेगा, ये जो ऑरेंज कलर है उसका, अरे है नहीं, तो उसका टुकड़ा मतलब dl। तो ये इस तरफ है, b इस तरफ है, dl इस तरफ है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है।
सो देयर इज एन एंगल बिटवीन देम, अरे है या नहीं? सो देयरफॉर कोई अगर तुम में से ये समझ रहा है कि बी बार और डीएल बार ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, तो वो रॉन्ग है, ठीक है? हाँ, बी बार और डीएल बार का डायरेक्शन सेम हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, सर्कुलर, और लूप भी कैसा हो, नहीं समझा? तो ही बी बार और डीएल बार की डायरेक्शन क्या हो। बट लूप अगर आपने सर्कुलर नहीं लिया है ना, वो तो आपकी मर्जी है ना, लूप कैसे लेना है वो आपकी मर्जी है ना, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो पक्का क्या होती है। तो अगर आपने लूप सर्कुलर नहीं लिया है तो बी बार और डीएल बार सेम डायरेक्शन में, बट अगर लूप भी सर्कुलर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो है ही सर्कुलर, तो फिर एट अ पॉइंट बी बार और डीएल बार की डायरेक्शन क्या होगी, बोल नहीं समझा, राइट? तो फिर फिलहाल ये मैं इधर बी बार और डीएल बार का डायरेक्शन सेम नहीं दिखाऊंगा, राइट? क्लियर है? रीजन समझा? ओके, तो सपोज एट अ पॉइंट बी बार ऐसा है, मान लो ये बी बार है, वो पॉसिबल है बिकॉज बी बार इसको टेंजेंट नहीं होता है, वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड को टेंजेंशियल होता है, और ये तुम्हारा लेंथ एलिमेंट है डीएल, और ये दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है? ये जितना भी एंगल होगा, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, यहां तक क्लियर है? सो व्हाट इज बी बार? बी बार इज मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट. व्हाट इज डीएल? लेंथ एलिमेंट ऑफ दैट पॉइंट, ऑफ दैट, यहां तक क्लियर है क्या? ओके, अब एम्पियर बोलता है एक काम कर, इस बी बार और डीएल बार का डॉट प्रोडक्ट ले ले. क्लियर है क्या? बी बार और डीएल बार का क्या लो, और वो डॉट प्रोडक्ट सारे पॉइंट के लिए लो, मतलब पूरे लूप के लिए लो, मतलब लूप के हर पॉइंट के लिए लो, नहीं समझा? मतलब लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, नहीं समझा? बट वो किसके लिए? लूप के लिए, हाँ, जो हमने लिया है, मतलब जो हमने एम्पियर ने लेने बोला है, तो उसके लिए उस लूप को बोलते हैं एम्पेरियन लूप. तो ये प्रोसेस पूरे लूप के लिए रिपीट करनी है कि किसी एक पॉइंट के लिए करनी है? तो पूरे लूप के लिए करनी है, तो क्या करेंगे, राइट? क्लियर है क्या? और ये क्लोज लूप है, इसलिए कुछ ऐसा. तो अगर ये प्रोडक्ट लिया पूरे लूप के लिए, तो आंसर हमेशा म्यू नॉट आई से इक्वल होता है. आंसर हमेशा किससे इक्वल होता है? और आई जो है वो होता है करंट इनक्लोज्ड. क्या होता है? नहीं समझा? करंट नहीं, करंट एनक्लोज्ड, ठीक है? इनक्लोज बाय दैट लूप, ठीक है? एक्चुअली लूप भी वर्ड नहीं है, उसमें थोड़ा सा कैच है, बट तुम्हारे सिलेबस के लिए वो लूप ठीक है, ठीक है? वो करंट एनक्लोज बाय अ रेफरेंस सरफेस होता है, करंट एनक्लोज बाय अ, और रेफरेंस सरफेस मतलब यहाँ पे आपको एक सरफेस लेना है और उस पर्टिकुलर सरफेस से कितना करंट जा रहा है वो देखना है, ठीक है? बट तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं, तुम्हारे लेवल तक इतना याद रखो कि जो लूप लिया हमने, उस लूप में से कितना करंट पास हुआ, दैट्स ऑल. आपको वो करंट लेना है, राइट? अब तुम बोलोगे आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, एम्पियर लॉ सिखाया, हमने तो कॉलेज में स्टेटमेंट सीखा था. कोई स्टेटमेंट नहीं है, प्रोसेस है ये, नहीं समझा? एक तरीका है, मेथड है, वो मेथड बता रहा हूं. तो एम्पियर ने एक मेथड डिस्कवर किया, उसने एक कंसेप्ट डिस्कवर किया, उसने देखा कि अगर आप लोग बी बार डॉट डीएल बार ये प्रोडक्ट लेते हो पूरे लूप के लिए, बी बार डॉट ये एक प्रोडक्ट लेते हो पूरे लूप के लिए, दैट आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज, म्यू नॉट टाइम्स द करंट इनक्लोज. अच्छा, अब आगे मुझे ये करंट इनक्लोज को समझाने दो. अच्छा, उसके पहले ये म्यू नॉट को भी समझ लो. ऑल्दो म्यू नॉट तुमने 11 में सीखा हुआ है मैग्नेटिज्म चैप्टर में, ठीक है? जैसे परमिटिविटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में होती है परमियाबिलिटी. क्या होती है? करेक्ट, ओके, परमियाबिलिटी. वैक्यूम का परमियाबिलिटी जो होता है, वैक्यूम का वो होता है म्यू नॉट, और मीडियम का परमियाबिलिटी कितना होता है? म्यू. बिल्कुल परमिटिविटी जैसा, अरे है नहीं? उसके बाद जैसे परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है रिलेटिव परमिटिविटी, वैसे ही परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम होता है रिलेटिव परमियाबिलिटी. तो बिल्कुल सिमिलर कंसेप्ट चलते हैं, ये 11 में याद करो आप लोग, एनालॉगस ही हो, राइट? दूसरी चीज, परमिटिविटी क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को अफेक्ट करती है. किसके वैल्यू को अफेक्ट करती है? राइट, ओके. वैसे परमियाबिलिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को अफेक्ट करती है, ठीक है? अच्छा, आगे सुनना, अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है. इलेक्ट्रिक परमिटिविटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड,
और अगर किसी मीडियम की परमेबिलिटी ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। ठीक है, तो बोलोगे बड़ा दिक्कत है याद रखने के लिए, बहुत बड़ा सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में कहाँ है वो, कोई कहीं पे तो लिखा था ना बी की वैल्यू। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था वो आया था म्यू नॉट कर स्ट्रेट कंडक्टर का, क्या पेज है कहीं पे तो लिखा था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, याद है? तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में म्यू नॉट न्यूमरेटर में होता है डिनोमिनेटर में होता है, तो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी तो उसको बढ़ाती है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, तो ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ है, तो नीचे तो कम करेगा ना। तो परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती है, और परमेबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाती है, बराबर है। बट दोनों भी अपने अपने फील्ड को अफेक्ट करते हैं, दोनों भी, इसलिए उनको एनालॉगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालॉगस मतलब काम से, एप्लीकेशन अलग अलग कंसेप्ट में। तो परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी आर दी एनालॉगस क्वांटिटी। परमिटिविटी अफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, permeability affect permeability increases the magnetic field, permittivity नहीं समझा? तो ये जो 11 में मैंने तुम्हें समझाया था ये दोबारा मैंने समझा दिया उनके लिए जिनका बेसिक ठीक नहीं है। ओके, बैक टू द ओरिजिनल पार्ट। वी वर डिस्कसिंग कि ये जो बी बार डॉट डीएल बार है, बी बार मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट है ना, डीएल बार इज द लेंथ एलिमेंट एट दैट पॉइंट है ना। इनका जो प्रोडक्ट है पूरे लूप के लिए वो हमेशा म्यू नॉट टाइम्स द आई इंक्लोज आता है, राइट। नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज आई इंक्लोज, व्हाट इज करंट इंक्लोज। करंट इंक्लोज का मतलब है कि जो आपने एम्पीरियन लूप लिया उसमें कितना करंट इंक्लोज है। तो मैंने एम्पीरियन लूप इतना लिया है, देखो हाँ, उसमें मेरे कितनी वायर्स इंक्लोज है, 3, तो मैं उन्हीं का करंट लूंगा, मैं इसका करंट लेने वाला, राइट। तो फिर उनका करंट कितना आएगा, तो I1 I2 और I3। बट वाइल टेकिंग करंट आप देख रहे हो कुछ करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, कुछ करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सो अगर ऐसा होता है तो आपको किसी को तो पॉजिटिव लेना है, किसी को तो नेगेटिव लेना है। तुम में से कोई बोला सर आपने तो सिखाया था करंट तो स्केलर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। भाई वो करंट स्केलर है इसलिए नहीं समझा रहा हूं डायरेक्शन, या करंट वेक्टर है इसलिए नहीं समझा रहा हूं। बेसिकली मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का ये जो प्रोडक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ का प्रोडक्ट जो है, उसमें वो करंट आता है जो इंक्लोज है, और इंक्लोज करंट में आपको करंट की डायरेक्शन देखनी होती है, उससे पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होता है। ओके, सो अब कौन सी करंट को पॉजिटिव लेंगे, कौन सी करंट को नेगेटिव लेंगे, राइट। अगर ये वेक्टर होता करंट तो बहुत सिंपल होता, वेक्टर में हमेशा अपवर्ड पॉजिटिव लेते, डाउनवर्ड नेगेटिव लेते, और राइटवर्ड पॉजिटिव लेते, लेफ्टवर्ड नेगेटिव लेते, फिक्स है ये। बट करंट कोई स्केलर क्वांटिटी नहीं है, तो यहां पे ऐसा फिक्स नहीं है कि अपवर्ड है तो पॉजिटिव और डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। तो एम्पियर ने हमें एक रूल दिया, रूल तुम्हारा फेवरेट है, वो है राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? करंट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। इट्स वेरी सिंपल, तुम लूप को जैसे ट्रेस कर रहे हो, लूप को जैसे उस तरीके उधर आप लोग अपनी फिंगर्स लगा दो, कर्ल्ड फिंगर्स, और थंब जिधर डायरेक्शन देगा उस करंट को पॉजिटिव लेना, उस करंट को तो बोलो लूप को ऐसा ट्रेस कर रहे हो तो लगा दो फिंगर्स ऐसी, तो थंब कहां आ रहा है? तुम बोलोगे सर ऐसा ट्रेस कर रहे हैं हम, तो वैसे लगा भाई, तो तभी थंब कहां आ रहा है? तो अपवर्ड विल बी टेकन एज और डाउनवर्ड विल बी टेकन एज। पर तुम बोलोगे अगर मैं लूप को ऐसे ट्रेस करता तो, नहीं उल्टा ट्रेस करता तो क्लॉकवाइज, तो फिर हम लोग फिंगर्स वैसे लगाते, तो नीचे वाले को पॉजिटिव लेते और ऊपर वाले को, तो किस करंट को नेगेटिव लेना है, किस करंट को पॉजिटिव लेना है, वो अपवर्ड डाउनवर्ड से डिसाइड होता है क्या? किससे डिसाइड होता है? राइट हैंड थंब रूल कैसे काम करता है इधर एम्पियर लॉ में? तो फिंगर्स, कर्ल्ड फिंगर्स किसकी डायरेक्शन? ट्रेसिंग ऑफ लूप, ट्रेसिंग ऑफ curled fingers are pointed in the direction of tracing of loop। तो ट्रेसिंग ऑफ लूप, जो लूप का ट्रेसिंग रहेगा उधर कर्ल्ड फिंगर्स लगा दो, और जो थंब रहेगा वो किसकी डायरेक्शन देगा? करंट की, पॉजिटिव करंट की। ओके, सो बता दो, ये लगाया मैंने ट्रेसिंग ऑफ लूप इधर है मेरा, तो मैंने लगा दी फिंगर्स उसकी डायरेक्शन में, तो फिर मेरा थंब कहां आ रहा है? ऊपर, तो अपवर्ड को पॉजिटिव लेना, तो I1 मेरे लिए पॉजिटिव, I3 मेरे लिए, बट I2 मेरे लिए
तो ये होता है इनक्लोज करंट। क्या होता है? तो कौन डिसाइड करता है इनक्लोज करंट की डायरेक्शन? राइट हैंड। डाउट है क्या? क्या इसमें अब तक जो डिस्कशन हमारा हुआ है इसमें क्या डाउट है? ओके, ये जो भी स्टेटमेंट दिया है, जो भी आउटकम मिला या जो भी डिस्कवरी हुई है वो किसको हुई है? एम्पियर ने ये डिस्कवर किया कि एम्पियरियन लूप में कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय लेंथ एलिमेंट ये प्रोडक्ट लोगे तो वो प्रोडक्ट हमेशा म्यू नॉट टाइम्स द करंट एनक्लोज से इक्वल होता है। ये उसने डिस्कवर किया। जो उसने डिस्कवर किया वो मैंने तुम्हें समझा दिया। और करंट इंक्लोज का मतलब मतलब क्या है वो भी एम्पियर ने हमें बताया। करंट इंक्लोज का मतलब वो होता है कि आप जो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव आ रहा है उस करंट को पॉजिटिव लो और जिस करंट को जो करंट नेगेटिव आ रहा है उसको नेगेटिव लो। बट यहाँ पे वेक्टर का कुछ लेना देना सब कुछ किससे अकॉर्डिंग हो रहा है? राइट हैंड थंब रूल से। अभी भी नहीं समझा? क्लियर है क्या? ओके, अब इसको जस्टिफाई मतलब ये जो एम्पियर ने बोला क्या ये करेक्ट है क्या? तो ये हम लोग चेक करने का हमारे पास एक तरीका है। ठीक है, क्या तरीका है? सपोज हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, स्ट्रेट कंडक्टर, तो हमें पता है करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड ऐसी सर्कुलर लूप के फॉर्म में होती है। तो ये मैंने लिया एक मैग्नेटिक फील्ड का लूप, अरे, और उसी को मैंने एम्पियरियन लूप भी चूज कर लिया। मेरा वही मेरा क्या है? तुम बोला ऐसा कैसा आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ये एम्पियरियन लूप लिया? भाई एम्पियरियन लूप में आपको इंडिपेंडेंस देके रखा है, आपको जो मर्जी वैसा लूप ले लो, राइट? तो मैं अगर लूप को सर्कुलर ही लेता तो आपको क्या दिक्कत है? ले सकता हूँ, शेप कैसा भी ले सकता हूँ। तो आप बताओ, यही तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की भी लाइन है और यही तुम्हारी, और जब आपका एम्पियरियन लूप का शेप और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों सिमिलर होते हैं तो आपका एंगल कितना आता है? तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट सेम डायरेक्शन में आते हैं और एंगल कितना आता है? अच्छा, सो अब मुझे बताओ, मैं ना क्या कर रहा हूं, मैं चेक करना चाहता हूं कि अगर इस लूप के लिए जैसा मुझे उसने बोला था, किसने? एम्पियर ने। उसने बोला था अगर तू बी बार डॉट डीएल बार ये प्रोडक्ट लेगा पूरे लूप के लिए तो तुझे वो म्यू नॉट टाइम्स द आई ऐसा आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? म्यू नॉट टाइम्स द आई इंक्लोज, ये आंसर मिलेगा। अब मैं चेक कर रहा हूं सच में मुझे ऐसा आंसर मिलता है क्या? तो उसके लिए मैंने एक करंट लिया, करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसमें से कितना करंट पास किया? आई, एक ही करंट पास किया जानबूझ के, सो दैट मैं ये देखूं कि भाई वो करंट जो करंट मैंने लिया वो इंक्लोज दिख रहा है कि नहीं मुझे। और फिर हमें पता है कि करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर लूप के फॉर्म में होती है, तो और ऐसी होती है वो इस तरीके से, है ना? फिंगर्स बाहर आ रहे हैं तो फिर ये ऐसा घूम के ऐसा जाएगा। क्लियर यहाँ तक? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसी को मैंने क्या लिया बोलो? एम्पियरियन लूप। यहाँ तक क्लियर है? और मुझे चेक करना है कि ये जो एम्पियर ने बोला था ये प्रोडक्ट हमेशा म्यू नॉट टाइम्स डी आई आता है, तो मैं बस चेक कर रहा हूँ सच में म्यू नॉट टाइम्स डी आई आता है कि नहीं आता है, राइट? तो चलो आगे बढ़ते। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो सबको पता है मुझे ये डॉट प्रोडक्ट हटाना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए क्या करते हैं बोलो? बी डीएल कॉस थीटा, बी डीएल, अरे है नहीं, बट वो थीटा जो है वो बी बार और डीएल बार के बीच का, बट तुम्हें पता है कि यहाँ पे वो एंगल कितना रहेगा? क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है वही तुम्हारा एम्पियरियन लूप है, राइट? तुम लोग चाहिए तो वो शो भी कर सकते हो कहीं पे, बट आपको पता है कि वैसे ही होने वाला है। तो ये बी डीएल कॉस 0, तो ये कितना रहेगा? बी इंटू डीएल, अरे है नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, इन सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? बताओ क्यों? क्योंकि ये सारे पॉइंट आपके ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे इक्वल डिस्टेंस पे। आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट की वैल्यू निकालनी है तो वो होती है म्यू नॉट टाइम द 2 पाई आर या डी व्हाटएवर या कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या होता है? उस पॉइंट का डिस्टेंस, कहां से? वायर से। तो वायर तो हमने सेंटर पे रखी है, तो फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ रहे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आ रहे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी आ रहे, तो सबके लिए वो डिस्टेंस क्या है बोलो? तो सारे पॉइंट के लिए वो मैग्नेटिक फील्ड सेम है कि अलग अलग है? तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, उसको कहां निकाल सकते हो? बाहर निकाल सकते हो, राइट? सो यू कैन टेक बी आउटसाइड, ये बी अंदर क्या बचेगा? डीएल। बट मैं डी और इंटीग्रेशन को कैंसिल नहीं करना चाहता हूं, राइट? तो एक मिनट, बी को अंदर रखो, कैलकुलेशन के लिए अंदर रखो, ऐसा कुछ नहीं कि उसको बाहर नहीं ले सकते, ले सकते। बी की वैल्यू इनफैक्ट मैं चाहता हूं तुम लोग पुटअप कर दो। क्या आएगी बी की वैल्यू बोलो? बी की वैल्यू तुम बोलोगे सर कहां पे? बी की वैल्यू हमें नहीं समझा, आपको क्या बोलना है? तो आपको पता होगा बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट होती है,
तो सब कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज एक पॉइंट लिया यहाँ पे, ठीक है, एक पॉइंट लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस देखना पड़ेगा कितना है। सबको पता है वो डिस्टेंस कितना है, r, रेडियस ऑफ दैट कॉइल। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट I अपॉन r। और ये फॉर्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेट कंडक्टर के वजह से किसी एक पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पता किया है, और हमें वो फॉर्मूला मिला था म्यू नॉट टाइम्स द I अपॉन 2 पाई। और r जो है वो रेडियस नहीं होता है, r उस पॉइंट का परपेंडिकुलर, और इस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके लूप का क्या है, रेडियस भी है। तो आप उसको रेडियस भी बोल सकते हो और आप उसको परपेंडिकुलर, राइट। सो देयरफॉर ये कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। यहां तक क्लियर है। अब आगे कौन है, ये dl है ना, ओके। अब मैं इस dl की भी वैल्यू निकालना चाहता हूं। व्हाट इज dl, जिस पॉइंट की आपने मैग्नेटिक फील्ड ली वहां पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेना है, उस पॉइंट पे क्या लेना है, चलो ले लेते हैं लेंथ एलिमेंट। तो यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया, तो ये लेंथ एलिमेंट मतलब dl। यहां तक क्लियर है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन करो, मुझे बताओ ये जो dl जहां से शुरू हुआ वहां से आप लोग सेंटर को ज्वाइन करो, और dl जहां पे खत्म होता है वहां से भी आप सेंटर तक ज्वाइन करो। तो आपको पता है, एक मिनट मैं कुछ अलग कलर लेता हूं यहाँ पे, हाँ, dl जहां से शुरू हुआ वहां से सेंटर तक ज्वाइंट, dl जहां पे खत्म करता है वहां पे सेंटर तक ज्वाइंट। यहां तक क्लियर है। अब मुझे बताओ ये जो एंगल यहां बनेगा, ये एंगल बहुत बड़ा बनेगा कि बहुत छोटा बनेगा, बिकॉज ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ है, तो वो जो एंगल बनाता है वो भी क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट पॉसिबल। तो इस एंगल को मैं डी थीटा बोल देता हूं। क्या बोल रहा हूं, और आप सबको पता है कि हमने ये आपका एक लेंथ, ये आर्क बन जाएगा अभी, तो ये हुआ लेंथ ऑफ आर्क, ये रेडियस और ये एंगल। तो तुम्हें पता है कि लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल के बीच का रिलेशन क्या है, S इज इक्वल टू आर थीटा। 11 से चलते आ रहा है भाई, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल। तो लेंथ ऑफ आर्क, तो इधर आर्क को का लेंथ कितना है, dl, तुम्हारा रेडियस तुम्हारा कौन है, r, और थीटा की जगह पे कितना है, d थीटा। तो फिर आपकी dl की वैल्यू कितनी आई, r d थीटा। तो फिर प्यार से इधर पुटअप कर दो, r d थीटा, ठीक है। और एक चीज, तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट हो रहा है अभी, d थीटा, मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, तो आपके लिमिट भी किसके होने चाहिए, अच्छा। तो जब इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का मतलब मिनिमम एंगल, और तो तुम्हें पता है मिनिमम एंगल जो हो सकता है 0, मिनिमम पॉसिबल इज, तुम बोलोगे सर डी थीटा, अरे बट उससे कम क्या हो सकता है, 0, बोला भी था ना। और मैक्सिमम पॉसिबल एंगल कितना हो सकता है, सही बोल रहे हो, बोलो ना, 360 या फिर, राइट। तो लिमिट्स क्या रहेंगे, 0 to 2 पाई। अब बताओ जल्दी से, ये r और r, अच्छा, जो कांस्टेंट है वो कहाँ आएगा, तो शाबाश। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कहाँ है, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 0 to 2 पाई, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। अभी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 to अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई। अब मुझे बताओ अपर लिमिट कितना है, 2 पाई, लोअर लिमिट कितना है, 0, तो 2 पाई माइनस 0 कितना होता है, तो 2 पाई कितना आया, क्या एम्पियर गलत था, राइट। तो पूरे एम्पिरियन लूप के लिए अगर आप b बार डॉट dl बार ये प्रोडक्ट लेते हो तो आपको वो म्यू नॉट टाइम्स द क्या आता है, करंट एंक्लोज आता है, म्यू नॉट टाइम्स द, जितना करंट वहां पे एंक्लोज है। अभी भी नहीं समझा, वापस से, ये एग्जाम में आने वाला है, ये मतलब ऐसा नहीं कि बस मैंने ऐसे कर लिया, राइट। सो वापस बोलो, क्या किया मैंने, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर लिया, ओके। अब मुझे उसके अराउंड क्या लेना था, एम्पिरियन लूप। तो मैंने ये सोचा, एक हमें पता है कि उस स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है सर्कल के फॉर्म में, तो उसी सर्कल को आप अपना क्या समझ लो, बिकॉज वी हैव अ चॉइस टू टेक एम्पिरियन लूप ऑफ एनी शेप, सो हमने चूज किया सर्कल, राइट। तुम बोलेगा ऐसा चूज करने से क्या होगा, वो एंगल इजीली मिल जाएगा, एंगल बिटवीन b बार एंड dl बार कितना हो जाएगा, 0, ओके। अब आगे सुनना, तो अब यहां तक समझ में आया तुम्हें, तो थीटा 0 हुआ, cos 0 कितना हुआ, 1। b होती है मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू दिस स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट कितनी होती है, तो पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, इतनी होती है। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, r होता है उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस
वायर से, तो इस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस से इक्वल है, तो फिर वो आर रेडियस भी हुआ डिस्टेंस भी हुआ, वो उठा के पुटअप कर दिया। आगे कौन था? डीएल। डीएल की भी वैल्यू निकाल ली। नाउ व्हाट इज डीएल? तो जिस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड ली वहां पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया जाता है, वो लेंथ एलिमेंट की लेंथ को क्या बोलते हैं? डीएल। तो देखो डीएल बोल दिया। अच्छा, फिर ये डीएल की वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो डीएल तो मेरा लेंथ एलिमेंट भी है, डीएल तो मेरा छोटा सा आर्क भी है, तो फिर आर्क लेंथ निकालने का तरीका एक ही है, क्या? S इज इक्वल टू आर थीटा। बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो एक छोटा सा मुझे वो सब बना के दिखाना पड़ेगा कि वहां पे आर्क बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, लेंथ डीएल जहां से शुरू हुआ उसको सेंटर के साथ ज्वाइन किया, डीएल जहां पे खत्म हुआ वहां पे सेंटर के साथ ज्वाइन किया। ये लेंथ छोटी हुई तो एंगल भी क्या है? छोटा है। S इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला लगा दिया, तो डीएल की वैल्यू आर डी थीटा आई। आर और डी थीटा उधर पुटअप किया, आर आर कैंसिल, कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हुआ, थीटा बचा, अपर लिमिट लोअर लिमिट ये पुटअप कर दिया, 2 पाई कैंसिल आउट हुआ और म्यू नॉट आई आ गया। और यहां से कंफर्म हो गया कि एम्पियर करेक्ट है। ठीक है, कि एम्पियर का लॉ करेक्ट है कि जब कभी भी आप लोग बी बार डॉट डीएल बार ये प्रोडक्ट लेते हो, बी बार डॉट क्या लेते हो? किसके लिए? एम्पेरियन लूप के लिए। योर आंसर इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स दी, म्यू नॉट टाइम्स दी। म्यू नॉट क्या है? इस वायर के अराउंड की परमिएबिलिटी, वायर के अराउंड की, और आई होता है इसके अंदर से कितना करंट एनक्लोज, पास नहीं एनक्लोज, क्योंकि एनक्लोज इसलिए यूज करना है क्योंकि वो राइट हैंड थंब रूल से उसकी डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है, दैट इज व्हाई करंट एनक्लोज ये जरूरी वर्ड है। अरे हाँ या ना? क्लियर है ये? ओके, तो हो गया, इसी को बोलते हैं एम्पियर्स लॉ, राइट? कुछ डाउट पूछना तो बोल दो भाई। सो प्रोडक्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू एम्पियर, मतलब अकॉर्डिंग टू एम्पियर इसलिए बोलना है क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and length element at a point for entire आप लोग ना एक और वर्ड ऐड करो, इंटीग्रल ऑफ और इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है? क्योंकि इंटीग्रेशन ही है ना वो, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ एलिमेंट एट अ पॉइंट फॉर एंटायर एम्पिरियन लूप, एंटायर एम्पिरियन लूप is always equal to mu naught times the current enclosed inside loop, ठीक है? and direction of sign of current enclosed is given by, बोलो, right hand thumb rule। आगे व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? ऐसा कोई नहीं पूछेगा, बट मैं तुम्हारे लिए लिख के रखता हूं। कर्ल्ड फिंगर्स जो है वो लगाई जाती है डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग लूप, डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग लूप। तो फिर जो तुम्हारा थंब है, आउटस्ट्रेच्ड थंब, मतलब नहीं तो कोई ऐसा लगाएगा और ऐसा ऐसा करेगा थंब को, कौन सा थंब? भरोसा नहीं ना, साइंस तो घंटा समझता नहीं। और समझा कि नहीं? आउटस्ट्रेच्ड थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, तो फिर इसका मतलब उसके ऑपोजिट जो रहेगा वो नेगेटिव करंट रहे नहीं। और फिर ये स्टेटमेंट के बाद ये भी लिख देना, बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। अच्छा, इंटीग्रेशन में ये ऐसा सर्कल क्यों लगाया है? बताया था ना, जब भी क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेशन लगता है तो ऐसा करते हैं हम लोग,
ये मैंने तुम्हें वो इसके फोर्स के टाइम भी बताया था। अरे हुआ क्या? तो तुम्हें ये एम्पियर लॉ समझ में है? ओके, आगे बढ़ते। और एम्पियर लॉ का इनडायरेक्ट एप्लीकेशन क्या है? तो ये स्टेटमेंट तो मिलता है, बट इस स्टेटमेंट में एक क्वांटिटी है, कौन है वो? एट अ पॉइंट। तो हम लोग ये निकालेंगे उससे। तो एम्पियर लॉ का इनडायरेक्ट यूज ये है कि आप लोग किसी भी एक पॉइंट का क्या निकाल सकते हो? फील्ड। किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। बस जिस भी पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से एम्पिरियन लूप पास करवा देना, बस उतना कर देना, गॉस लॉ जैसा। ओके, सो आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है। पहला एप्लीकेशन है आई गेस मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड क्या होता है? इधर आंदो गदो, एक बड़ा सा वायर लेने का, ठीक है। सो बड़े से वायर को ऐसे स्प्रिंग जैसा अरेंज करने का। देखा है नहीं कभी? 10th में था ना गधे, वो जो तुम्हारा आखिरी स्टैंडर्ड जिसमें तुम्हारे लायक सिलेबस था, ठीक है। सो ये वायर को अगर आप लोग इस तरीके से अरेंज करोगे, है ना, स्प्रिंग जैसा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। तो आपको सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। बट उसके पहले सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, तो ये तुम्हें ऑलरेडी पता है 10th में, बट मुझे पता है तुम्हारा 10th कितना अच्छा है, ठीक है। सो इधर आन दो अब यहाँ पे। तो सोलेनॉइड में से आपने करंट पास किया आई, तो जब आई करंट पास करोगे यहां से, तो वो करंट सबसे पहले ऐसा नीचे जाएगा इधर, फिर वहां से ऊपर आने वाला है। तो जैसे करंट यहां से पास होगा तो तुरंत यहां पे क्या प्रोड्यूस होगी? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को कौन शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जब तुम बोलते हो कि यहां से करंट पास हो रहा है और इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखानी पड़ेगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे दिखाएंगे? तो एक ही रूल है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड, अब गधो राइट हैंड थंब रूल एक ही तरीके का नहीं है। राइट हैंड थंब रूल वेक्टर्स में भी है। किसमें है? वेक्टर्स में भी है। राइट हैंड थंब रूल एम्पियर लॉ में भी है। हर बार वो अलग अलग है। राइट हैंड थंब रूल वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में भी था। अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन चाहिए तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स अरेंज करो, तो थंब जिधर जाएगा वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू। तो राइट हैंड थंब रूल के यूजेस बहुत सारे हैं, राइट। उसके लिए चाहिए अक्ल, जो तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है, ठीक है। सो इसलिए हाँ, तो अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड वाला राइट हैंड थंब रूल क्या है? तो भाई जो करंट की डायरेक्शन है उसके अलोंग लगा दे थंब, और जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो होगी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो फिर ये देखो, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसमें से करंट पास जा रहा है उसके अबाउट लूप कंप्लीट करती है। मतलब जो अंदर जाता है उसको बाहर भी लाना है, समझे कि नहीं? तो अब लगा दिया तुमने थंब नीचे की तरफ, तो अभी वो लाइन कहां जा रही? देखो ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है वो ऐसा है, तो ये लगा दिया थंब, तो फिर ये फिंगर्स कहां जा रही है? हाँ जा रही है सर, जा रही है ऐसा। अरे उससे अंदर जा रही है ना, यहां से ऐसे अंदर जा रही है, तो फिर वो लाइन मुझे ऐसा अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो अंदर जा रहा है, अब यहां से उसको कहां आना है? बट वो बाहर सीधा आखिर में से आएगा। तो बोले क्यों आएगा सर, ऐसा कैसा, बेचारे के साथ ऐसा क्यों प्रॉब्लम है? अरे भाई देखो, यहां से करंट नीचे जा रहा है, फिर यहां से करंट कहां जाएगा? फिर यहां से करंट जाएगा नीचे, और इधर से करंट जाएगा। तुमको पता होगा कि जो सेम डायरेक्शन में होते हैं वो अट्रैक्ट करते करंट। सेम डायरेक्शन, अगर वायर में से करंट सेम डायरेक्शन में पास करोगे तो उधर अट्रैक्शन का फोर्स होता है, और अगर ऑपोजिट में किया तो रिपल्शन का होता है। कल ही पढ़ा, कोई कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हमें आदत है कि ऑपोजिट हो तो अट्रैक्शन और सेम है तो रिपल्शन। गधे सब कुछ तुम्हें लगता है वैसा तो होता तो फिर क्या बात होती? हर किसी का साइंस में 90% होता, 10 जैसा 9 जैसा।
ठीक है, जो तुम्हारे मम्मी पापा को लगता है मेरा बच्चा ना आते बोलते मेरा उसको तो इतनी 8 तक ना टॉपर था, हाँ कोई बोलता है कोरोना लगने के पहले टॉपर था, दिल में आता है वो 7वीं थी। 7वीं में तो आपको पता है ना 60 साल के बुढ़े को भी बिठा दिया जिसने जिंदगी में 60 साल में कुछ नहीं देखा, तो वो भी 90% से पास होता है, राइट। मम्मी पापा को उसके ऊपर प्राउड फील होता है, ठीक है। उनको बता देना, सर को जाके ये मत बोलना कि 7वीं तक ये टॉपर था, सर दिल से गालियां देते, सच बता देना उनको। गधे जैसा पड़ेगा तो मार्क्स भी वैसे आएगा ना। इधर आंदो गधो, तो सेम डायरेक्शन में करंट गया तो अट्रैक्शन होता है और ऑपोजिट में गया तो रिपल्शन होता है। तो अब मुझे बताओ इधर ये बाजू में और इसके बाजू में अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है? अरे ये दोनों सेम डायरेक्शन में कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? तो फिर ये जब यहां से आने की कोशिश करेगा वो उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो ये चक्कर आखिरी तक चलता है, क्योंकि अगर इधर देखोगे तो ये दोनों एक दूसरे कैसे है, तो फिर यहां से आने की कोशिश करेगा तो वो रिपेल कर देगा। तो फिर इसलिए वो बेचारे को सीधा कहां लाना पड़ता है बोलो? एंड में। तो ये जो इधर से एंटर किया, स्टार्टिंग से एंटर किया, वो आखिर तक बाहर नहीं आ पाता, सबसे लास्ट बाहर आ जाएगा, ऐसा बाहर आएगा और फिर इधर जाके वो लूप कंप्लीट करवाएगा। अरे समझा कि नहीं समझा? तो भी वो एक ही लाइन, बट ऐसी एक ही लाइन थोड़ी होती है, ऐसी बहुत सारी लाइन होती है। तो दूसरी लाइन फिर ऐसी रहेगी, ऐसी, फिर ये तीसरी लाइन आपस में कोई किसी को इंटरसेक्ट करता, इस बात का ध्यान रखना, राइट। ऐसा, तो ये तो हुआ इस वाले पार्ट की लाइंस, बराबर है। अब बात करते इस वाले पार्ट की लाइन, इधर से ये जो है ना, इधर ये ऊपर की तरफ जा रही है, वो भी तो है, ओके। क्योंकि एक ही लूप में एक तरफ करंट नीचे आ रहा है और उससे दूसरी लूप के दूसरी तरफ करंट, तो दोनों की फील्ड लाइन सेम नहीं होती। तो यहां से करंट कहां जा रहा है? तो आप ध्यान दो, यहाँ इस वाले पार्ट में करंट जा रहा है ऊपर, तो थंब कहां लगाऊंगा? ऊपर। तो फिर लाइन जो है वो कहां जाएगी? अबे कुछ भी कर, अंदर ही जाएगा। कैसा है तू तेरा भी बच्चा गधा ही निकलने वाला है अभी, ठीक है। पापा ने गलती करी थी बोले एक बार। हाँ इधर आंदे भाई, हाँ। सो इधर कॉन्सेंट्रेट करो गधो। तो देखो यहां से करंट कहां जा रहा है? क्या इधर क्या ड्राइंग करूं क्या? यहां से करंट जा रहा है नीचे। नहीं मैं करता था सच में, इधर सब ऐसा लिखता था, ऐसे मतलब डेंजर बैचेस देखे हुए, ठीक है। सो करना पड़ता था, इधर ऐसा एरो करता था, इधर से ऊपर एरो करता था। तो गधो, बट उस टाइम पे ऐसा डिजिटल वाला बोर्ड नहीं था, बट इधर तो कलर दिखा सकता हूँ ना नालायक लोगों। तो यहाँ से करंट कहाँ जा रहा है? और उस तरफ पीछे के साइड से कहाँ आ रहा है? तो ये सामने के साइड से नीचे और पीछे के साइड से, तो फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ थंब लगाऊंगा तो लाइन कहाँ जा रही है? और यहाँ से भी थंब नीचे लगाया तो लाइन कहाँ जा रही है? अबे कुछ भी करो, लाइन कैसी आएगी? बोले बाहर। सो बोलो यहाँ समझ में आया कि नहीं? तो लाइन कहाँ जाएगी बोलो? अंदर ही जाएगी, अंदर ही जाएगी। पर जैसे लाइन अंदर जाएगी उसको घूम के क्या बनाना है? लूप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लूप ही बनाता है। नॉर्थ से साउथ बाहर से, साउथ से नॉर्थ अंदर से, ठीक है। तो अभी इसको घूम के लूप बनाना है, पर जैसे ही इधर आएगा वो रिपेल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का करंट क्या है? अपोजिट है। यहाँ आएगा अगेन रिपेल होगा क्योंकि दोनों का करंट, तो वो सीधा बाहर से ही निकलेगा। और कोई ऑप्शन? तो वैसे ही बाकी लाइन का भी वैसे ही होगा, बिल्कुल ऐसा। तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड या अराउंड द सोलेनॉइड, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी रहती है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। और अंदर देखोगे तो अंदर लाइन ऑलमोस्ट कैसी है? स्ट्रेट है, पैरेलल एंड स्ट्रेट। और बाहर ऑलमोस्ट पैरेलल नहीं है, राइट। ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, राइट। और बाहर जो लाइंस है वो वाइडली स्पेस भी है। तुम बोलोगे बोलना क्या चाहते हो? अरे गधे इधर देख, इतना एरिया लिया इधर, तो कितनी लाइन इधर? 4। उतना एरिया अगर इधर लिया तो कितनी लाइन है? सेम एरिया है ना ऑलमोस्ट, इनफैक्ट कम लिया है। तो यहाँ पे लाइंस क्राउडेड है, यहाँ पे लाइंस वाइडली स्पेस्ड है। तो आपको पता है क्राउडेड लाइंस डिनोट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड और वाइडली स्पेस लाइंस डिनोट वीक मैग्नेटिक फील्ड। सो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? स्ट्रॉन्ग। और लाइन पैरेलल भी है, तो पैरेलल लाइंस मतलब यूनिफॉर्म। हाँ बराबर है, बच्चा आप सही बोलेगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अरे 11 में पढ़ा था ना, पैरेलल लाइन मतलब यूनिफॉर्म और क्राउडेड मतलब स्ट्रॉन्ग। तो बोलो अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म एंड
यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, सेम रहेगी और स्ट्रॉन्ग भी रहेगी। बाहर लाइन क्राउडेड नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, वीक, इधर भी और नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि कहीं पे देखो लाइंस पैरेलल नहीं ना प्रॉपर, तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्म और वीक, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी, हाँ। सो क्या बोलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग and uniform along the axis of solenoid या inside solenoid। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और यूनिफॉर्म है, वो नंबर ऑफ लाइन से डिनोट होता है। एंड आउटसाइड इट इज वीक एंड नॉन यूनिफॉर्म, कहीं पे बहुत कम है, ऑलमोस्ट कम ही है, राइट, बट कम भी अलग अलग है। अगर इधर 1 टेस्ला है तो इधर 0.5 टेस्ला रहेगा, इधर इस तरफ बिल्कुल ही 0.3 टेस्ला रहेगा। बट जो पोल्स है, पोल्स के नजदीक भी स्ट्रांग होती है पोल, बट इधर तो पोल छोड़ दो अभी आप, यहां तक समझ में आया क्या, राइट। पोल जो होता है वो लूप के 2 साइड होते हैं ना, ठीक है। बट एनीवेज यहां तक कुछ डाउट है क्या, ओके। तो ये हुई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, अभी तक निकाली नहीं वैल्यू, बस स्ट्रक्चर समझा उसका कैसा है, अरे आया ना। तो अगर ये सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होती है, देखो ऐसी, ऐसी और ऐसी, इसी प्लेन में ऐसे, इस वाले प्लेन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं। अब दोबारा से क्या सीख रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम बोलोगे फिर आप तक क्या सीख रहे थे आप, वो क्या था, अरे गधो तुम्हारा बेसिक्स ठीक कर रहा था, क्योंकि वो मुझे 10th वाला पार्ट यूज करना ही, ठीक है। बट वो तुम्हें नहीं पता होगा आधे से ज्यादा लोगों को, इसलिए मैंने ये 10th वाला पार्ट पहले सिखा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो 10th में था आपको ऑलरेडी, सब कुछ एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन था, ठीक है। सो ये कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, बट जो पिछले सिखा है वो बेसिक पार्ट था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे वापस से, हाँ ध्यान दो सब लोग। तो ये एक सोलेनॉइड लिया, ओके। सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है, तो फिर यहां से यहां तक जो है ये सोलेनॉइड की लेंथ है। सोलेनॉइड की लेंथ अलग होती है, वायर की लेंथ अलग होती है, क्योंकि वायर तो ऐसा लंबा सा होता है और उस वायर को हम लोग ऐसा रैप करते हैं, तो ये है लेंथ ऑफ वायर। बट जब इसको ऐसा ऐसा घुमाओगे तो वो लेंथ तो कम रहेगी ना, तो वो लेंथ किसकी रहेगी, सोलेनॉइड की। समझा कि नहीं समझा, तो लेंथ ऑफ वायर इज डिफरेंट, लेंथ ऑफ, राइट। सो लेंथ ऑफ सोलेनॉइड मैंने एल ले लिया। अब इस सोलेनॉइड में से करंट पास कर रहा हूं मैं आई, राइट। हमें पता है कि यहां पे क्या प्रोड्यूस होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड। स्टोरी में रिपीट नहीं करूंगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट कैसी होती है, यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। तो अंदर में लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, लाइंस पैरेलल होती है ना, ओके। सो इस तरीके से क्राउडेड और एक दूसरे को पैरेलल, क्योंकि यूनिफॉर्म है। और आप लोग इस तरीके से एरो भी दे दो, ओके। और एक हाथ दूसरा लाइन ऐसा दिखा दो, मतलब लाइक ऐसे बाहर जाते हुए, यहां से ऐसा ऊपर जाते हुए, क्लियर है। ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, क्लियर है। अब मुझे ना इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कैलकुलेट करनी, वैल्यू चाहिए, वैल्यू मुझे पता करना है कि इधर की, अगर मैं कहीं पे एक पॉइंट लूं तो किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है वो पता करनी है। तुम बोलोगे वो पॉइंट कहां लेने वाले हो, तो मैं बोलूंगा बेसिकली मैं अगर बोलूं तो वो पॉइंट में इनसाइड द सोलेनॉइड लेने वाला हूं। कहां लेने वाला हूं, क्योंकि सोलेनॉइड के पास मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू में जो मैटर करती है, जो वैल्यू मैटर करती है ना, वो आता है अंदर ही। 100 मार्क्स का पेपर है ना, और वो 1 या 2 मार्क आ गए, अरे आया नहीं, मैटर करता है क्या, मतलब 1 को 2 मार्क आए, पास मान लो 35 के लिए, तो 1 को आए 2 मार्क, 1 को आए 12 मार्क, तो 12 मार्क तो 2 वाले से ज्यादा ही है ना, बट वो मैटर करता है क्या, फेल तो दोनों हुए, बट ये तुम उसमें खुश रहेंगे मैं 12 मार्क्स लाके फेल हुआ हूं, राइट। सो तुम्हें ये बताने के पीछे का एनालॉजी समझ में आ रहा है क्या। सो अगर वैल्यू यहाँ पे 1 टेस्ला है, 2 टेस्ला है, बट यहाँ पे तो 1000 टेस्ला, 2000 टेस्ला इसी है, तो वैल्यू इधर की मैटर करती है, अंदर बाहर की मैटर करती है, इट्स वेरी वीक, इट्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, 0 है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे वैल्यू मैटर करती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकलने आने वाली है वो सोलेनॉइड के अंदर की निकलने आने वाली, राइट।
चलो ध्यान दो अब यहाँ पे, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सोलेनॉइड की। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड जो है वो किसी एक जगह पे नहीं है, वो ऐसा फैला हुआ है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फैला हुआ है। कैसा फैला हुआ है मालूम है क्या? ऐसा, ऐसे, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, तो मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फैला हुआ है तो फिर ये फैला हुआ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाले? तो फिर हमारे पास एक ही तरीका है, क्या? एम्पियर्स लॉ। एम्पियर लॉ क्या करता है? आपको एक लूप लेने की इंडिपेंडेंस देता है कि भाई लूप ले और लूप के अलावा किसी भी एक पॉइंट का क्या निकाल ले? मैग्नेटिक फील्ड, बराबर है। तो अब मुझे पता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा फैला हुआ है, तो मुझे अभी एक लूप लेना है। लूप मतलब क्लोज लूप, उसका शेप कुछ भी हो, राइट। तो अब मुझे एक क्लोज लूप लेना है, उस क्लोज लूप में लगा दूंगा मैं एम्पियर लॉ। एक बार एम्पियर लॉ लग गया तो मुझे एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अब आपका काम इतना सा है कि उस एम्पियर लॉ का शेप क्या ले, लॉ बोल रहा हूं यार, एम्पियर एंड लूप का शेप क्या ले, राइट। तो कोई बोलेगा सर्कुलर लो, कोई बोलेगा क्या लो, राइट। मैं बोलूंगा शेप ना स्क्वायर ले लो। तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलमोस्ट कैसी है? पैरेलल है बट स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है ना। तो एम्पियर एंड लूप भी स्ट्रेट ही रखो। तुम बोलोगे क्यों? क्योंकि वो एंगल जीरो बनेगा ना। नहीं समझा? यहां पे वो एंगल क्या बनेगा? फिर जैसी लाइन है वैसा ही लूप लिया तो फिर वो एंगल थीटा, वो बी बार और डी एल बार के बीच का एंगल क्या बनता है? तो वो एडवांटेज है ना। इसीलिए आप लोग प्रिफर करो कि जैसे लाइन का शेप है उस तरीके का क्या लो लो, एम्पिरियन लूप। बट तुम बोलोगे सर अंदर स्ट्रेट है ना, बाहर तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसा कर्व। तो मैं बोलूंगा बाहर का वैसे भी मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि बाहर निग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड कहां की मैटर करती है? अंदर की। और अंदर वो कैसा है? तो फिर आपको स्ट्रेट ही लेना पड़ेगा। तो स्ट्रेट लेंगे तो हम लोग रेक्टेंगल होगा। तुम बोलोगे सर रेक्टेंगल क्यों, एक ही लाइन लो। अरे भाई वो एम्पिरियन लूप है, वो कंप्लीट होना चाहिए। तो फिर ये अंदर गया तो एक स्ट्रेट लाइन अंदर गई, तो जब वो कंप्लीट होगी तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें समझा क्या? लाइन अंदर डाला आपने एम्पिरियन लूप का, अब उसको बाहर भी लाके कंप्लीट करना है ना। तो फिर बाहर लाके कंप्लीट करोगे तो क्या रहेगा? रेक्टेंगल। स्क्वायर मत बोलना गधे, स्क्वायर के लिए ऑल साइड इक्वल होनी चाहिए, वो जरूरी नहीं है। इसलिए क्या बोलो? रेक्टेंगल। स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, स्क्वायर इज ऑल्सो, हाँ। सो फिर स्क्वायर मत बोलो। सो तुम्हें समझा अभी एम्पिरियन लूप कैसा लेने का? कैसा? एम्पिरियन लूप का शेप क्या लेंगे? क्यों रेक्टेंगल लेंगे? क्योंकि जैसे रेक्टेंगल का एक लाइन स्ट्रेट होता है, वैसे अंदर की लाइंस भी कैसी है? और वी वांट कि वो लाइन जैसा ही हमारा एम्पिरियन लूप रहे। तो देखो ये ले लिया आपने स्ट्रेट, राइट। अब इसको कंप्लीट भी करना है तो घुमा के कंप्लीट कर लो, ठीक है। कौन है ये? तुम्हारा एम्पिरियन लूप, ठीक है। कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके। और एक काम करो भाई, एम्पिरियन लूप का ना लेंथ ऑलमोस्ट सोलेनॉइड के लेंथ के उतना ही लेना। एम्पिरियन लूप का लेंथ किसके उतना लेना? सोलेनॉइड के लेंथ के उतना, क्योंकि फिर वो एल यूज कर सकते हैं ना हम लोग। यहां तक ठीक है। तो ये ग्रीन कलर में कौन है गधे? बोल। उसको नाम भी दे दो, ए बी सी डी, तो गुस्सा नहीं आना चाहिए। यहां तक ले रहे? अब इस एम्पिरियन लूप में क्या लगा देंगे? एम्पिरियन लॉ। एम्पिरियन लूप में क्या लगा सकते हो? वैसे गॉसियन सरफेस में क्या लगता है? गॉस लॉ। सो कंसीडर एम्पिरियन लूप ABCD as shown in figure, ठीक है। तो लगा दो। अभी आप लोग क्या लगाओगे? बोलो इंटीग्रेशन ऑफ क्या है? अकॉर्डिंग टू, अरे ध्यान दो, लिखना बाद में लिखो क्योंकि यहां पे बहुत कुछ दिमाग लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, क्या बोलता है भाई एम्पियर्स लॉ? इंटीग्रेशन ऑफ बी, राइट, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स द आई इनक्लोज्ड। अरे है नहीं? पक्का? अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। म्यू टाइम्स दी आई इनक्लोज्ड, तो ये बोला है किसने? हाँ। अब आगे सुनना इधर, बी बार डॉट डीएल बार। हाँ ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। और एक छोटा सा लाइन छोड़ देना इधर, इधर एक दो लाइन छोड़ देना क्योंकि मुझे कुछ करना है वहां पे बाद में, बट अभी नहीं।
सो नाउ कॉन्सेंट्रेट करो अभी यहाँ पे। तो मैं ना ये बी बार डॉट डीएल बार फाइंड आउट कर रहा हूं, ये बी बार डॉट डीएल बार क्या कर रहा हूं, फाइंड आउट। ओके, क्योंकि वो उसमें स्टार में पुटअप करना है मुझे। देखो ये इक्वल है कि नहीं उससे डाउट नहीं है, वो इक्वल है ही, चेक करके हो गया है। सो ये गिवन है, अब इसको फर्दर क्या करना है, सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि हमें बी निकालना है। अब बी तभी निकलेगा जब ये डॉट प्रोडक्ट खत्म होगा, तो फिर अलग से लेके इस डॉट प्रोडक्ट को खत्म कर दो, तो क्या आएगा, बी बार डॉट डीएल बार, राइट। अब इस ये प्रोडक्ट मुझे लेना है, बट ये प्रोडक्ट किसके लिए लेते, पूरे लूप के लिए लेते हैं कि किसी एक पार्ट के लिए लेते हैं? तो लूप जो है वो कौन है तुम्हारा, ए बी